जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। हम पॉपुलेशन के अंतर्गत यूपी का पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या है यानी कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी और इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये मेजर हमारे टॉपिक्स हैं जो कि इस सीरीज में कवर होंगे। और 3 से 4 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दें। तो इस श्रेणी में हमारी जो पहली क्लास है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से है। ये यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 6 यूपी स्पेशल की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और उसी में हम लमसम इंड करने यानी कि सिलेबस इंड करने के पास ही हैं और जल्द ही मुझे लगता है कि 40% या 30% हमारा सिलेबस और अभी रिमेनिंग है जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 15 से 20 दिनों में। तो हमारा टॉपिक है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ, इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो ये पीवाईक्यू में आएगा। और उसके अलावा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये भी पीवाईक्यू है जो कि यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मेजर है। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर क्या हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यूज हैं और एक तरह से क्वेश्चन इस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायमेंशन से पूछा जाएगा और टोटल 6 to 7 डायमेंशन से इसके अंदर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे डायमेंशंस को किसी ना किसी, या पॉपुलेशन वर्सेस पॉवर्टी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। और वीमेन का रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, इस पे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे हाइलाइटर के तौर पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश, पहले हम यूपी के पॉपुलेशन के बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं कि यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, या उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। यानी कि सारे स्टेट्स की अगर बात करें, यूटी की बात करें, तो नंबर 1 पे क्या है? उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन के मामले में। इट शेयर्स इन इंडिया 16.49%, यानी कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की भागीदारी 16.5 है। ये मैंने वहां पे पॉइंट में लिख दिया 0.49, बट उसको अगर याद करने के लिए अगर आपको हो तो 16.5 करके आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 16.5 मतलब 16.5, देहाती भाषा में क्या कहा जाएगा? 16.5, यानी कि 16.5। तो 16.5 आसानी से समझने के लिए, जैसे ये 0.49 है तो इसको 5 मान लीजिए आप, तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो 16.5 कहते हैं हम कि देहाती भाषा में 16.5। तो यूपी का पूरे इंडिया में जनसंख्या में भागीदारी 16.5% है, यानी कि 16.5। नेक्स्ट क्या है? यूपी 5th मोस्ट पॉपुलस आफ्टर इंडिया, चाइना, यूएसए एंड इंडोनेशिया। पहले हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य या स्टेट कौन सा है, तो यूपी है नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में। अगर हम पूरी दुनिया में देखते कि पॉपुलेशन के मामले में किस कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो पहले नंबर में इंडिया की जनसंख्या है दुनिया में, जो कि इस टाइम 143 या 144 करोड़ है लमसम इंडिया की। उसके बाद चाइना का है, उससे 1 से 1.5 करोड़ कम है जनसंख्या, ठीक है। 1 करोड़ मान लीजिए या ½ करोड़ चाइना की जनसंख्या इंडिया से कम है, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर में हमारी जो है ये यूएसए की जो जनसंख्या है वो तीसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। चौथे नंबर में इंडोनेशिया की जनसंख्या पूरी दुनिया में है। अगर हम इसी श्रेणी में
यूपी को भी डाल देते इसी सीक्वेंस में, तो हम ये पाते कि यूपी 5वें नंबर पे आ जाता है। यानी इंडोनेशिया के बाद जो जनसंख्या वाली सबसे लार्जेस्ट कंट्री, अगर यूपी को भी इंक्लूड किया जाता एज ए कंट्री, तो ये मान के चलिए कि यूपी 5वें नंबर पे आती जस्ट इंडोनेशिया के बाद। और उसके बाद आपका जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इन तीनों कंट्रीज की जनसंख्या यूपी से कम है, कहने का तात्पर्य है। और यूपी की जनसंख्या वनली कम किससे है? इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया। इस तरह से यूपी 5वें नंबर पे मोस्ट पॉपुलस प्लेस है या एक तरह से स्थान है, ठीक है, कंट्री के मामले में। पूरी दुनिया को भी अगर कंसीडर किया जाए तो यूपी 5वें नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया जो यूपी के बाद की जनसंख्या में आ जाएंगे, यानी कि 6, 7, 8वें पे अगर सीक्वेंस हम देखेंगे तो क्या है, ये नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये कंट्रीज आ जाएंगे 6, 7, 8 पे सीक्वेंस में, ठीक है। और यूपी 5वें नंबर पे जनसंख्या के मामले में है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी, अब हम देखते हैं कि यूपी की जनसंख्या कितनी है। 2011 में हमारे पास लास्ट सेंसस का आंकड़ा या डेटा मौजूद है। हम 2011 के सेंसस के आधार पे पूरी डिबेट और पूरी डिस्कशन करेंगे। जब नया डेटा आ जाएगा तो उसी हिसाब से हम उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो 2011 यानी कि सेंसस हमारे पास डेटा मौजूद है, तो 2011 सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। कितना? 19.98 करोड़, यानी 19 करोड़ 98 लाख। 19 करोड़ 98 लाख, 19.98 करोड़, 19.98 करोड़, ठीक है। यानी 19 करोड़ 98 लाख यूपी की जनसंख्या थी 2011 सेंसस में। 2011 से पहले जो सेंसस हुआ था वो 2001 का था। तो 2001 में यूपी की जनसंख्या थी 16.62 करोड़, यानी कि 16 करोड़ 62 लाख। यूपी की जनसंख्या 2001 में 16 करोड़ 62 लाख थी। वही 16 करोड़ 62 लाख से 2011 में 19 करोड़ 98 लाख हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि यूपी की जनसंख्या में आपका ये मान के चलिए 3.5 करोड़ की वृद्धि लमसम ये 2001 से लेकर के 2011 के बीच में हुई। एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि आपका नंबर की अगर बात करें या एब्सोल्यूट टर्म में यूपी की जनसंख्या की जो वृद्धि हुई 2011 से लेकर के 2001 से लेकर के 2011 कितनी हुई? ये 16 को आप माइनस करेंगे 19 से तो कितना आ जाएगा? 3.5 या 4, ठीक है, 3.5 से लेकर के 4, ठीक है, करोड़। तो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ की जनसंख्या की एक मुश्त 2011 में वृद्धि हो गई यूपी की, ठीक है। जहां पे 16 करोड़ 62 लाख 2001 में हुआ करती थी, वही 2011 में 19 करोड़ 98 लाख हो गई। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, यानी आज के समय हमारे पास डेटा नहीं है कोई, मान के चले अभी तो सेंसस का वर्क चल रहा है जो 2026 में हो सकता है हमारे पास नया डेटा नए सेंसस का आ जाए, तब हम देखेंगे कि हमारी जनसंख्या कितनी पहुंचती है यूपी की। तो यूपी की जनसंख्या अगर प्रोजेक्टेड की बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन बाय 2025 यानी कि 2025 जो अभी एंड होने वाला है, तो 2025 तक हमारे पास यूपी की जनसंख्या कितनी है? लमसम यानी कि गैस आधार पे, प्रोजेक्टेड मतलब गैस आधार पे, ये 24.63 करोड़, यानी 24 करोड़ 63 लाख। तो 2025 तक हमारी जनसंख्या जो प्रोजेक्टेड है या गैस के आधार पे 24 करोड़ 63 लाख है। यही आपकी 2026 तक कितनी हो जाएगी? 24 करोड़ 80 या 82 लाख हो जाएगी। 24 करोड़ 82 लाख या 80 लाख कब हो जाएगी? 2026 में पहुंच जाएगी। और अभी एट ए टाइम 2025 के एंड तक अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो जनसंख्या है यूपी की लमसम 24 करोड़ 63 लाख हमारे पास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अब देखिए, अब हम चलते हैं सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स में। नंबर 1 पे क्या है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश। यूपी में हम देखेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस आधार पे है, किस दर पे है, उसके कारण क्या क्या है। तो नंबर 1 पे डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश, हम इसको दो तरह से असेस कर सकते हैं डेटा को। एक तो एनुअल ग्रोथ रेट और एक आपका डिकेडल ग्रोथ रेट। बट हमारे पास ज्यादा स्टेबल और सैचुरेटेड लेवल डेटा, ज्यादा ऑथेंटिक जो डेटा अवेलेबल है वो डिकेडल ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ के डेटा को कलेक्ट कर लिया।
अब हम कैलकुलेट करते हैं 1901 से लेकर के 1901 से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011, ये 2011 है इंड, तो 2011 तक, यानी कि जो लास्ट सेंसस हुआ था कब तक, 2011 के एक तरह से 31 मार्च तक, 2011 के 31 मार्च तक हमारे पास जो डेटा है हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1901 से लेकर के, और देखते हैं इस डेट, इस बीच में क्या क्या गिराव आया, क्या चढ़ाव हुआ, कितनी जनसंख्या घटी, कितनी जनसंख्या बढ़ी, उसके कारण क्या क्या है घटने के, क्या कारण है बढ़ने के। ठीक है, तो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे देखिए 1901 से लेकर के 1911, 1901 से लेकर के 11, ये माइनस ग्रोथ रेट है। माइनस का मतलब 1.36, यानी कि इसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया 1911 में। 1911 में कितना रिकॉर्ड किया गया, निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, 1911 में हमारी जनसंख्या निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, नंबर 1 पे ये निगेटिव ग्रोथ रेट हो गया, यानी -1.36। उसके बाद 1911 से लेकर के 1921, 11 से लेकर के 21 तक हमारी जनसंख्या अगेन निगेटिव रिकॉर्ड की गई। निगेटिव का मतलब माइनस में, -3.16, यानी कि 316। ठीक है, तो 3.16 माइनस में रिकॉर्ड की गई 11 से लेकर के 21 के बीच में। आगे देखते हैं 21 से लेकर के 31, ये देखिए प्लस में आ गए, यहां पे जनसंख्या 6.56% रिकॉर्ड की गई। ये डिकेडल ग्रोथ है। डिकेडल ग्रोथ का मतलब 21 से लेकर के 31 तक, यानी इस 10 सालों में हमारी जनसंख्या लमसम 6.5% बढ़ गई, ऐसा समझिए आप। फिर 31 से 41 तक हमारी जनसंख्या 13.57, यानी 13.57% बढ़ गई। ठीक है, तो ये एक तरह से डिकेडल ग्रोथ है। 41 से लेकर के 51 तक हमारी जनसंख्या 11.78% बढ़ गई। 51 से 61 तक 16.38 बढ़ गई। उसके बाद 61 से 71 19.54 बढ़ गई। 71 से 81 25.39 बढ़ गई। 81 से 91 25.6, यानी कि 61 और 91 से 2001 25.85। 2001 से लेकर के 2011 तक हमारी जनसंख्या 20.23। ठीक है, यानी कि 20.23 2011 तक बढ़ी है जनसंख्या। अब देखिए इस जनसंख्या को, हमारे पास ये रॉ फॉर्म में डेटा है एक तरह से। अब हमको इसको राइटिंग करना है कि जनसंख्या ग्रोथ रेट कैसी हुई, तो हमको सारी जनसंख्या को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस नोट्स में आप लोग नोट डाउन तो कर लेंगे, बट मेमोराइज क्या करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, उसको बहुत ही एक तरह से हुनरमंदी के साथ, बहुत ही एनालिटिकल वे में, तो उन पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नंबर 1 में नोट्स मैंने बनाया। नोट नंबर 1 हमारा निगेटिव डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग 1901 to 1911 एंड 1911 to 1921, यानी निगेटिव ग्रोथ रेट, ये क्या है आपका ग्रोथ रेट है ना, निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड, निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 1901, 11 एंड 1911, 21। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया, माइनस में हमारा जो है डिकेडल ग्रोथ रेट रहा है 1901 से 11 और 1911 से लेकर के 1921 तक। ठीक, दूसरी भाषा में कहा जाए कि 1901 से लेकर के 1911 तक और 1911 से लेके 1921 तक हमने क्या किया, 2 डिकेड में, डिकेड का मतलब दहाई, डिकेड मतलब दशक यानी कि दहाई, 2 दशक में हमने निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है। 1901 से लेकर के 1921 तक कितना हो गया, 2 दशक हो गया। इन 20 सालों में, इन 2 दशकों में हमने निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है। तो उसको मैंने कुछ ऐसे मेंशन किया, निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 1901, 11 एंड 1911, 21। अब देखिए ये वाला जो पीरियड है, इसमें हमने निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया। तो इसी को मैंने क्या कहा, ये 1901 से लेकर के 1921 तक। तो 1901 से लेकर के 1921 तक हमने निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया।
यानी माइनस में, पहला पॉइंट। दूसरा नोट्स मैंने क्या लिखा, सिंस इंडिपेंडेंस मैक्सिमम ग्रोथ रिकॉर्डेड इन 1991 और 2001। कहने का तात्पर्य कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमने 1991 से लेकर के 2001 के बीच में रिकॉर्ड किया। अब देखिए सबसे ज्यादा हमने कब रिकॉर्ड किया, देखिए यहाँ पे 11% है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 19 है, यहाँ 25.39 है, ये 25.61 है, 25.85। कहने का तात्पर्य कि इस वाले साल में हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया, जो 1991 से शुरू होता है और 2001 तक, इस वाले डिकेड में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने रिकॉर्ड किया। तो डिकेडल ग्रोथ आप यूपी, देखिए ये वाला पॉइंट, सिंस इंडिपेंडेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रोथ रेट, हाँ मतलब ये देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस मैक्सिमम ग्रोथ रिकॉर्डेड इन 91-2001, ये कितना था, 25.85% था। तो ये वाली जनसंख्या आपका 25.85%, कितना है, 25.85% रिकॉर्ड किया गया, सबसे हाईएस्ट भारत के आजाद होने के बाद से, भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद या 1951 के बाद से लेकर के अब तक में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो यूपी में, यूपी की बात चल रही है, यूपी में रिकॉर्ड हुआ, वो 1991 से लेके 2001 के बीच में रिकॉर्ड हुआ। ये दूसरा पॉइंट है। अब देखते हैं इसमें मिनिमम कहां पे रिकॉर्ड हुआ हमारा, एंड मिनिमम ग्रोथ रेट वाज 16.38, मिनिमम ग्रोथ रेट वाज 16.38, ठीक है, 1951 से लेकर के 61 तक। कहने का तात्पर्य मिनिमम ग्रोथ रेट हमने यहां पे रिकॉर्ड किया, ठीक है, 16.38। देखिए ये वाला तो और कम है, तो यानी कि स्वतंत्रता के बाद तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, बट इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, जबकि यहाँ पे तो 11% रिकॉर्ड है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा रिकॉर्ड है, बट मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने बात कही क्या, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद, तो इसमें ओनली 47 के बाद 3 साल खाली इसमें इंक्लूड किए गए हैं, 3 ईयर्स यानी 48, 49, 50, तो 3 साल ही खाली इसमें शामिल किए गए और बाकी साल इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसीलिए ज्यादा ये मतलब कि डेटा आपको यानी लिखना होगा, ठीक है। इसलिए 51 से लेकर के 61 तक आजादी के बाद सबसे कम जो है डिकेडल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया था आपका ये 25-85 वाला जो डेटा है आपका 1991 से लेकर के 2001 का। ये 2 पॉइंट हो गया। डिकेडल ग्रोथ ऑफ यूपी इन 2011 वाज 20.23। 2011 में जो डिकेडल ग्रोथ रेट था या 2001 से लेकर के 11 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ था वो आपका 20.23% था या 20.23% डिकेडल ग्रोथ रेट था आपका 2001 से लेकर के 2011, या दूसरी भाषा में कि जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 वाला उसमें डिकेडल ग्रोथ रेट 20.23% था या 20.23% था। नेक्स्ट क्या है, और इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं थोड़ा सा, देखिए मान के चलिए कि आपका डिकेडल ग्रोथ ऑफ यूपी इन 2011 वाज इतना, दैट वाज ग्रेटर देन नेशनल एवरेज, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, डिकेडल ग्रोथ ऑफ यूपी इन 2011 वाज 20.23%, ठीक है, 23%, दैट वाज ग्रेटर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज का जो ग्रोथ रेट वो कितना था, ग्रोथ रेट वो आपका जो है 17.7% था, 17.70% था। तो डिकेडल ग्रोथ ऑफ यूपी इन 2011 वाज 20.23 यानी ये डेटा, ठीक है, दैट वाज ग्रेटर देन नेशनल एवरेज, ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट। नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट 17.70 हुआ करता था 2001 में, यानी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है
वो आपका 17% हुआ जहां पे, तो यूपी का ग्रोथ रेट 20% हुआ, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो ये हो गए आपके डेटा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब देखिए, इस डेटा को हमने आधार मानते हुए कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से लिखने की, मैं अपनी तरफ से क्रिएट किया है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, और ये 1911 मान लेते हैं, और फिर ये 1900, देखिए 1911 से लेकर के और ये 1921, ठीक है। देखिए, इस डेटा को आपको अगर ये पूछता है यूपी का ग्रोथ रेट के बारे में एक नोट्स लिखिए, या यूपी की जो ग्रोथ रेट है उसके कारण क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ग्रोथ रेट के लिए आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, और उस फ्रेम को कुछ आप ऐसे लिखेंगे, डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश क्लासिफाइड इन 4 फेजेस। डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश क्लासिफाइड इन 4 फेजेस। उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है या जनसंख्या, उसको हम 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 फेज क्या है? नंबर 1 में पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से लेकर के 1921 तक रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 1901 से लेकर 1921 तक, यानी ये वाला जो पीरियड है, इसको सामने मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। ए वाले जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इसके सामने हमने ए लिख दिया, ठीक। यानी कि पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से लेकर के 1921 तक था। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को पूरे को हम क्या मानते हैं, ये पीरियड ऑफ स्टैग्नेटेड ग्रोथ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें चला जाएगा नंबर 1 पे, ठीक। क्यों स्टैग्नेटेड ग्रोथ है, अभी मैं आगे मेंशन करूंगा, बताऊंगा कारण क्या था उसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ यूपी क्लासिफाइड इन 4 फेजेस। सेकंड नंबर का फेज हमने बी क्रिएट किया, और बी के सामने लिखा पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ये फेज आपका 1921 से चलता है और 1951 तक खत्म हो जाता है। ये देखिए आप, 1921 ये फेज यहाँ पे है और 1951 यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस वाले फेज को हमने कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया है, यहाँ पे एरो बना दिया मैंने, ये बी लिख दिया, ठीक है। ये वाला पूरा पीरियड को हम क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी मैं बताऊंगा स्टडी है क्या वाला। नेक्स्ट क्या है आपका, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से शुरू होता है और 2001 तक चलता है। इसको मैंने सी बनाया। देखिए 1951 यहां मेंशन है और 2000 आपका एक यहां मेंशन है, तो इस बीच के पीरियड को हमने सी मान लिया, और सी वाले के सामने हमने क्या लिखा, ये वाला पूरा पीरियड देखिए आप, मतलब कि यहां से लेकर के आपका ये वाला जो पीरियड है, हाँ देखिए ये वाला जो पीरियड है आपका, इसको मैंने सी माना, ठीक है, ठीक। ये वाला जो आकार आपका पूरा पूरा बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया, एक बना दिया। तो 1951 से लेकर के 2001, इस बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है, उस जनसंख्या को कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से स्टार्ट होता है, 2001 तक चलता है। अभी मैं बताऊंगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड। डी नंबर का जो पॉइंट मैंने ये मेंशन किया, पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड। पीरियड ऑफ ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ रेट तो है, ग्रोथ तो हो रहा है जनसंख्या का, बट डिक्लाइनिंग के साथ, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ रहा है ग्रोथ। ग्रोथ तेजी से ना होकर के एक तरह से स्लो डाउन ग्रोथ रेट हो रहा है, स्लो लेवल पे ग्रोथ रेट है। तो उसको मैंने एक अलग फेज में डिवाइड किया। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इसको 2001 से लेकर के 2011 में क्लासिफाई। ये वाला जो पीरियड है आपका 2001 से लेकर के 2011, ये इसकी कितनी थी, एक तरह से 20.23% थी, ठीक है। इसके सामने मैं यहाँ पे डी लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो आप लोगों को। देखिए ये डी हो गया पॉइंट, ठीक है। अब एक तरह से समझिए आप कि डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ यूपी
कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 फेजेस। उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री है उसको या इतिहास है उसको हमने 4 ग्रुप में 4 सेक्शन में विभाजित कर दिए हैं। नंबर 1 पे पीरियड ऑफ स्टैग्नेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि 1901 से लेकर के 1921 तक है, ये वाला फेज पूरा। नेक्स्ट पॉइंट आपका पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि आपका 21 से लेके 51 तक है, यानी यहां से स्टार्ट होता है और 51 पे खत्म होता है, और इसको मैंने यहां पे बी मान लिया। नेक्स्ट क्या है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि 51 से शुरू होता है और 2001 में खत्म होता है, यानी यहां से लेकर के 1 तक आपका खत्म हो रहा है। इस वाले को एरो के साथ मैंने यहां दर्शा दिया। नेक्स्ट क्या है पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जो कि 2001 से लेकर के 2011 तक एंड हो जाता है। और जो ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड, ये क्या है, यहां पे एक पॉइंट और आपको लिखना पड़ेगा, एंड ऑनवर्ड, ठीक है। देखिए ये 2001 से लेकर के 2011 तक हमारे पास तो डेटा है। 11 के बाद हमारे पास डेटा एक्चुअल है नहीं, बट एक बार कोई भी कंट्री हो या कोई भी स्टेट हो, जब वहां की जनसंख्या बढ़ रही होती है तो कुछ दिनों तक तो बहुत ही ज्यादा रैपिड उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ होता है विद स्लो डाउन रेट, यानी कि विद स्लो पेसिंग, यानी कि बहुत स्लो ग्रोथ होने लगता है। तो वो कंटिन्यू फिर ग्रोथ तो होगा, बट स्लो लेवल पे, स्लो दर पे ग्रोथ होगा। तो उसको पॉइंट्स को हम यहां पे मेंशन करेंगे कि पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड 2001 से शुरू होता है 2011 एंड ऑनवर्ड, यानी 2011 के बाद भी यही फेज चलेगा। 2011 के बाद भी क्या है, ऑनवर्ड का मतलब 2011 के बाद भी यही फेज चलेगा, पीरियड ऑफ ग्रोथ विद डिक्लाइनिंग टेंडेंसी, विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अब देखिए हमने जो ये 4 फेजेस में डिवाइड किया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्या है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वाली जो हमने मेंशन की पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें 1901 से लेकर के 1921 से लेकर के 1921 तक के डेटा को हमने इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। 1901 से लेकर के ये 1901 से लेकर के 1921 तक का डेटा, ठीक है। ये हमारा पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से लेकर के 1921 तक का डेटा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा निगेटिव ग्रोथ है, इसमें निगेटिव ग्रोथ है। अब निगेटिव ग्रोथ रेट ड्यू टू एक्सीडिंग डेथ रेट ओवर बर्थ रेट एंड एक्सोडस आउट माइग्रेशन। यहां पे जो निगेटिव ग्रोथ 1901 से लेकर के 1921 के बीच में, इस 20 सालों में, यानी 1 से लेकर के 21, 1901 से 1921 के बीच में जो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया, क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया। इसके 2 फैक्टर मैंने मेंशन किए। एक तो फैक्टर क्या है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा है, बर्थ से ज्यादा डेथ है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग मर जा रहे हैं जबकि पैदावार कम है बच्चों का। ऐसा समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए और बच्चों की पैदाइश या बच्चे पैदा कम हुए। मरने वाला दर ज्यादा है, मृत्यु दर, ठीक है, और पैदावार जो है दर वो कम है, ठीक है। तो मृत्यु दर ज्यादा है और बर्थ रेट एक तरह से कम है, एक तो ये पॉइंट है। तो जब बर्थ रेट कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या एक तरह से घटेगी, क्योंकि बच्चे उतना पैदा नहीं हुए जितना मर गए, मरने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो मरने वालों की जनसंख्या ज्यादा थी इस सालों में, यानी 1 से लेकर के 21 के बीच में। दूसरा क्या कारण, क्या, एक्सोडस आउट माइग्रेशन। 2 कारण हमने मेंशन किए, एक तो डेथ रेट ज्यादा था, पैदावार कम था, एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा एक्सोडस आउट माइग्रेशन, यानी यूपी के लोग दूसरी जगहों पे बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन कर गए थे इस साल में, ये नहीं 1 से लेकर के 21 के बीच में, इसलिए यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये जो आउटवर्ड माइग्रेशन है, अभी आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। देखिए, प्रोनाउंस्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड, इसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड भी कह सकते हैं। जो भी नेगेटिव वाले साल हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, जहां नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया, उसको डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोला जा सकता है। देखिए, ये जो आपका डेथ रेट था उसके कारण क्या है,
उसके कारण क्या है, डेथ रेट के। हाई मोर्टेलिटी ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, यानी कि बहुत ज्यादा महामारियां फैली हुई थी उन जमानों में। एक तो इन्फ्लुएंजा से लोग ग्रस्त थे, प्लेग बहुत ज्यादा उस बीच में आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग की उस सालों में काफी दिनों में प्लेग हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल पॉक्स से बहुत ज्यादा लोग मर जाते थे, कॉलरा की बीमारी आती थी, पूरी पूरी आबादी साफ हो जाती थी। उसके अलावा सीवियर ड्रॉट या सेवरल ड्रॉट्स, बहुत सारे ड्रॉट्स यानी कि एक तरह से सूखा काल अकाल पड़ते थे, ठीक है, उन जमानों में। तो उसके कारण जनसंख्या मरने वालों की यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। इसीलिए जनसंख्या हमारी निगेटिव में चली गई इन सालों में, ठीक है। ये जो बीच में वर्ष गुजरे हैं, इन वर्षों में हमारी जनसंख्या निगेटिव चली गई। निगेटिव जाने का कारण क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई, हाई मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी से तात्पर्य क्या, यहाँ पे डेथ है, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। किस कारण से मरे, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलरा और आपका अकाल या सूखा, इन कारणों से बहुत ज्यादा जनसंख्या में गिरावट आई। नंबर 1 पॉइंट, सोल्जर लॉस्ट लाइफ इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम अवध एंड पूर्वांचल रीजन। होता क्या था कि इतनी बेरोजगारी हुआ करती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्रूट करती थी जो अवध रीजन के, यानी यूपी में अवध रीजन जो है आपका, और यूपी का जो पूर्वांचल रीजन है, वहां से बहुत भारी मात्रा में लोग वर्ल्ड वॉर में जंग के लिए गए और बहुत भारी मात्रा में उनका जान माल का नुकसान हुआ, मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या पे प्रभाव पड़ा यूपी की जनसंख्या पे प्रभाव क्यों पड़ा कि बहुत भारी मात्रा में जो यूपी के सोल्जर थे, खासकर वो बिलोंग करते थे अवध वाले क्षेत्र से, जो लखनऊ और उसके सराउंडिंग एरियाज का है जो अवध का, वहां से लोग बहुत भारी मात्रा में रिक्रूट होते थे और वो सोल्जर गए थे बाहर विदेशों में जंग करने के लिए वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से एम्प्लॉयमेंट था उनके लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट का। तो वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में मारे गए और कुछ रिक्रूट होते थे पूर्वांचल एरिया से भी। ये पूर्वांचल और अवध इसलिए मैंने मेंशन किया। आगे पॉइंट क्या है, एक पॉइंट मैंने बताया ना, यहां पे देखिए एक्सोडस आउट माइग्रेशन। ये एक्सोडस आउट माइग्रेशन फैक्टर ये सारे जो नीचे हमने सोल्जर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए माइग्रेशन का एक फैक्टर और है इंडेंजर सिस्टम। इंडेंचर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये 1834 से लेकर के 1920 तक था। ये इंडेंचर सिस्टम को पहले समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनियल पीरियड में 1834 में जो स्लेवरी था उसको एंड कर दिया। स्लेवरी को जब एंड किया गया ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और 1833 का एक्ट भी आया था, हमने सुना है कि नहीं। तो 1833 का जो एक्ट आया, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जहां भी कॉलोनीज थी उसने पूरी दुनिया की कॉलोनीज को में एक तरह से स्लेवरी का एंड कर दिया है। स्लेवरी यानी कि जो गुलामी होती थी, जो बंधुआ मजदूर या गुलाम, एक तरह से स्लेव नौकर जो है जबरदस्ती उनको जहाज में शिप में बैठा करके अफ्रीकन कंट्रीज से और कुछ इंडिया से भी, और जहां भी उनकी कॉलोनीज होती थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेबर मिल जाते थे ये स्लेव जो है, और इनको वो भेजा करते थे। ये स्लेव मेनली जाते थे जो प्लांटेशन वर्क था ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां पे। तो जब स्लेवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बैन कर दिया, कि स्लेवरी को एक तरह से एक बैन करने के बाद ये हुआ कि नया फिर ऑप्शन क्या होगा कि लेबर कहाँ से लाए जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहां भी इनकी कॉलोनीज थी, इन्होंने इंडेंचर सिस्टम एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था। तो इंडेंचर सिस्टम में क्या होता था, इंडेंचर जो सिस्टम था ये आपका 1834 यानी आफ्टर स्लेवरी के एंड होने के बाद से लेकर के चलता है, और ये मेनली 1920 उस तक चलता है, ठीक है। इस बीच में जो इनके कॉलोनीज हुआ करती थी, कहां से, कॉलोनीज से। नंबर 1 पे कॉलोनीज से यहां से लेबर उठाते थे, और इन लेबर को कहां ले जाते थे, जो भी ट्रॉपिकल प्लांटेशंस वाले एरियाज हैं, कहां पे, ट्रॉपिकल प्लांटेशन। और ट्रॉपिकल प्लांटेशन वाले जो एरियाज हैं, मतलब कि वहां पे जैसे कि टी हो गया, सुगर कैन हो गया, कॉफी हो गया,
या कॉटन हो गए, है ना, इस तरह के टोबैको हो गए, जो भी ट्रॉपिकल प्लांटेशन वाले क्रॉप्स हैं, उन एरियाज में कुछ को लालच कर करके, कुछ को धोखे के थ्रू, कुछ को फोर्सफुल्ली इन लेबरर्स को यहां से माइग्रेट करवाया गया था। ठीक है, कहां पे? ट्रॉपिकल प्लांटेशन वाले एरियाज में। अब वो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्या थे? जैसे मान के चलिए कहीं पे टी पैदा होती है, वहां पे भेजा गया, कहीं पे कॉफी वाला जो एरियाज है वहां पे भेजा गया, कहीं पे शुगर कैन वाला जो एरियाज था वहां पे भेजा गया था इनको, कहीं पे टोबैको वाले एरियाज थे वहां पे भेजा गया इनको। ठीक है, ये प्लांटेशन क्रॉप कहलाते हैं, ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में ये क्रॉप्स पैदा होते हैं। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया से जो इंडेंचर लेबरर गए थे उनको एक तरह से गिरमिटिया इंडियंस कहा गया था। क्या कहा गया था? गिरमिटिया इंडियंस, गिरमिटिया इंडियंस। ठीक है, ये जो गिरमिटिया इंडियंस इंडिया से गए थे यहां पे, देखिए ये जो गिरमिटिया इंडियन था, एक्चुअली इसका ये बदला हुआ रूप है एग्रीमेंट का। ठीक है, किस चीज का ये बदला हुआ रूप है? एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट को लोकल भाषा में अवध के लोग और जो आपके भोजपुरी वाला एरिया है यहां के लोग, कौन? अवधी एंड भोजपुरी स्पीकर, स्पोकन रीजन, इन ये जो भोजपुरी अवधी बोलने वाले जो लोग हुआ करते थे, यानी आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश का अवध रीजन और यूपी का भोजपुरी बोलने वाला एरिया और बिहार का भोजपुरी बोलने वाला एरिया, इन एरियाज में एक परंपरा चली थी कि गिरमिटिया इंडियन के थ्रू ये लोग बाहर भेजे गए थे। और बाहर जो भेजे गए किन किन कंट्रीज में, अब वही कंट्रीज को मैं मेंशन कर देता हूं। मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडेड एंड टोबाको, गुयाना, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, इन सारे एरियाज में गिरमिटिया इंडियंस, गिरमिटिया इंडियन का मतलब एग्रीमेंट किया गया और जो दलाल होते थे वो एक तरह से उनके साथ धोखा किए और 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते थे लोग अवधी भाषा में? गिरमिटिया, एग्रीमेंट से गिरमिटिया बन गया। तो 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि आपको अवध, मेनली 2 जगह के लोग गए थे, ईस्ट यूपी में जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं और ईस्ट और सेंट्रल यूपी के जो अवधी बोलने वाले लोग हैं, यही लोग ही माइग्रेट करके गए थे। और ये लोग जो माइग्रेट करके गए तो वहां पे जाकर के रच बस गए। इसीलिए आपने अभी हाल के दिनों में देखा कि कई बार मॉरिशस का कोई बंदा आया वो भोजपुरी बोलता है, मॉरिशस के बाद ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, फिजी के लोग आए तो पता क्या चला कि उनके वंशज ईस्ट यूपी या सेंट्रल यूपी से कहीं से बिलोंग करते थे और वो इंडिया के एक तरह से गेस्ट भी रह चुके हैं। ये जो मतलब कि जो इवेंट्स होता है, यानी कि इंडिपेंडेंस 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे पे, तो यहाँ के जो हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द प्रेसिडेंट जो भी हैं, वो कई बार बुलाए गए एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे। और उनकी जेनेसिस या उनकी लीगेसी कहाँ से जुड़ी हुई है? ईस्ट यूपी या सेंट्रल यूपी से जुड़ी हुई है। और उनके पूर्वज कौन थे? यही गिरमिटिया इंडियन थे। और ये यहाँ से जबरदस्ती कुछ लालच के थ्रू, कुछ एक तरह से धोखे के थ्रू, ये जो अवधी बोलने वाले थे, भोजपुरी बोलने वाले थे, इन कंट्रीज में ले जाकर के इनको बसाया गया, क्योंकि ये यहाँ की वातावरण में, क्लाइमेट्स में आसानी से, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, आसानी से यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा थे किस चीज के? ट्रॉपिकल क्रॉप्स के। ट्रॉपिकल क्रॉप्स मैंने बता दिए ये सारे,
और ये जाकर के वहां सेटल हो गए। तो बहुत एक्सोडस माइग्रेशन हुआ था, लमसम 12 लाख 15 लाख के कितने लोग आपके ईस्ट यूपी और कुछ बिहार के एरिया से, जो भोजपुरी बोलने जाने वाले एरिया है और अवध का एरिया है, यहां से लोग आउट माइग्रेशन किए थे। उन माइग्रेंट्स को गिरमिटिया इंडियंस कहते हैं। गिरमिटिया कहां से गए थे? अवधी और भोजपुरी बोलने वाले। यही कारण है ये इंडेंचर सिस्टम 1834 से चला है, 1920 उसमें आगे खत्म किया गया और इनको गिरमिटिया इंडियन कहा जाता है। तो इस तरह से इस वाले फेज में, पहले वाले फेज में हमने देखा कि यूपी की जनसंख्या माइनस में चली गई या निगेटिव में चली गई। उसका कारण दो है, एक तो आपका मृत्यु दर ज्यादा था और दूसरा एक्सोडस माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन का भी दो कारण, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया जो कि 1914 से स्टार्ट होता है, 1918 तक चलता है। उसमें भी अवध और पूर्वांचल यानी भोजपुरी बोलने वाले एरिया के बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे जो कि रिक्रूट होते थे ब्रिटिश आर्मी में और जंग करने के लिए बाहर गए विदेशों में। और उसके अलावा रोजी रोटी के लिए भी बहुत सारे लोगों को एज ए गिरमिटिया इंडियन इन प्लांटेशन क्रॉप वाली कंट्रीज में भेजा गया। ये कंट्रीज सारी की सारी यहाँ पे थी। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे लोग वहां से यूपी में आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके लीनेज पता चलता है कि फला गांव के, बनारस के गांव से उनकी वंशज गए थे। आज भी मतलब हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पीरियड क्या है। पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ ये हमारा 1921 से स्टार्ट होता है, 1951 तक चलता है। ये निगेटिव वाला था पहला, और सेकंड नंबर पे हमारा क्या, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ से तात्पर्य क्या है, यहां पे देखिए आप कि ग्रोथ होगी लेकिन बहुत रैपिड स्पीड से नहीं होगा। ग्रेजुअल जो ग्रोथ रेट होता है उसको स्टडी ग्रोथ कहते हैं। ग्रेजुअल और कंसिस्टेंसी के साथ, ग्रेजुअल और कंसिस्टेंसी के साथ जो ग्रोथ रेट हो उसको क्या कहते हैं, स्टडी ग्रोथ रेट। तो ये ग्रेजुअल और कंसिस्टेंसी के साथ जो ग्रोथ रेट हुआ यूपी में, वो आपका पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ है जो 1921 से शुरू होता है और 1951 तक चलता है। इस पीरियड में हम देखते हैं मोर्टालिटी रिड्यूस। यहां पे मोर्टालिटी थोड़ा सा घट गया, यानी मृत्यु दर कम हो गई। 1921 से लेकर के 1951 के बीच में मृत्यु दर कम हो गई। उसके अलावा इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, यहां पे क्या देख रहे हैं, हेल्थ भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट बेटर हो गया। ठीक है, कंट्रोलिंग कॉलरा। देखिए हेल्थ से हमें एक चीज याद आया, मैं आप पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट कर देता हूं कि देखिए मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल है जो 1936 में 1936 में पब्लिश हुई थी। इस नॉवेल में इन्होंने अवध का जो एरिया है और जो पूर्वी यूपी का एरिया है, मतलब यूपी से ही संबंधित पूरी वहां की एक तरह से समाज, इकोनॉमी, हिस्ट्री 1936 में जब पब्लिश हुई, मतलब 1920, 1930, 1910 इसके आसपास का जो भी इतिहास है, जो भी कल्चर है, जो भी फेनोमेना है, जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, उस नॉवेल में झलकती है गौदान में मुंशी प्रेमचंद की। तो गौदान में क्या पॉइंट्स यहाँ पे है कि ये जो इंप्रूवमेंट हेल्थ है उसमें एक कैरेक्टर होती है जो कि महिला होती है, वो विदेश से पढ़ करके आती है और वो उसके डायलॉग्स में राइटर मुंशी प्रेमचंद जी ये बुलवाते हैं कि अगर हम एजुकेशन लिए विदेशों से पढ़ करके आए तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं इससे क्या पॉइंट रहा होता है कि उस टाइम में लोग MBBS की पढ़ाई करके लोकल गांव में पहुंचने शुरू हो गए थे। ठीक है, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री से एक तरह से एक इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत चीजों को मैच्योर किया। मैच्योर का मतलब कि डेवलपमेंट यानी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे पूरी की पूरी यूपी में जो मेजर एरियाज हैं, मेजर जो सिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जा चुका था 1921 से लेकर के 1951 के बीच में। इसलिए कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया या एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया। तो मेजर सिटीज में लोग पहुंचने लगे थे अपने दवा या इलाज कराने के लिए। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट या एक तरह से मृत्यु दर घटने लगी थी। कंट्रोलिंग कॉलरा, कॉलरा की जो बीमारियां एक तरह से कंट्रोल होने लगी थी, इन्फ्लुएंजा वगैरह, मलेरिया वगैरह, प्लेग, इस तरह की डिजीज को कंट्रोल किया जाने लगा था। क्रूड बर्थ वाज हायर देन डेथ रेट। इस वाले फेज में हम क्या देखते हैं कि डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया। जब बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट पॉजिटिव आ जाएगा।
पॉजिटिव का मतलब कि इसीलिए आपने देखा कि 6%, 11% इस तरह के दर पे हमने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किए। ठीक है, इन सालों में ये जो ईयर बीच में गुजरे, कभी से 11 मतलब 6% किसी डिकेड में, किसी डिकेड में 11%, किसी डिकेड में 13%, इस तरह से हमने यहाँ पे। वजह क्या था कि जो बर्थ रेट है वो एक तरह से बढ़ने लगा था, डेथ रेट कंट्रोल्ड हो गया, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो कंट्रोल हो गई थी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ट्रेनें मेनली जो है मेजर सिटीज को और रूरल पॉकेट्स को जोड़ चुकी थी उस टाइम तक। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी टू द फेमाइन स्ट्राइकन एरियाज, और जब ट्रेल और रोड, रेल और उसके अलावा ये जो मास मूवमेंट गांधी जी का वो भी स्टार्ट हो चुका था, तो अवेयरनेस जनरल पब्लिक मेन स्ट्रीम से जुड़ने लगी थी। तो ये सारी चीजें हैं, इसी वजह से जो ये आपका फेमाइन हुआ या अकाल सूखा, ड्रॉट जो पहले चलता था कंडीशन, ठीक है, वो वाले पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया जाने लगा था इस टाइम तक आते आते। इसी कारण से यहाँ पे स्टडी ग्रोथ रेट हुआ। स्टडी का मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ रेट नहीं होगा, ग्रोथ होगा बट ग्रेजुअल वे में विद कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ रेट। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ रेट जो है ये आपका 1951 से शुरू होता है और 2001 तक चलता है। पीरियड ऑफ वेरी रैपिड हाई ग्रोथ रेट को हम क्या कहते हैं? फेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या कहलाता है? फेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन यूपी। यूपी में जो फेस ऑफ यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो दौर चलता है वो 1951 से स्टार्ट होता है और 2001 तक चलता है। यहां पे बहुत हाई रैपिड ग्रोथ रेट होता है। रैपिड ग्रोथ रेट होने का कारण क्या है? उसमें सबसे मुख्य कारण यही है कि गवर्नमेंट एक तरह से इंडिया आजाद हो चुका पहले नंबर में। जब इंडिया 1947 में आजाद हो गया, गोया 1951 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो पॉइंट ये, तो जो ये कम्युनिटी स्कीम चलाई गई 1952 में, कम्युनिटी सर्विस स्कीम या एक तरह से इंटीग्रेटेड कम्युनिटी है ना, पब्लिक सर्विस स्कीम है, और बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट की चलाई जाने लगी थी। ठीक है, तो और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए और ये एक तरह से लेबर जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाने लगी थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि ग्रोथ रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा। ठीक है, अब देखते हैं एक पॉइंट से। तो फेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब कि जब डेथ रेट एक तरह से आपका रुक जाए, फुल्ली डेथ रेट बहुत कम हो जाए, जो एक सर्टेन एज के बाद है, होने के बाद ही उन्हीं का डेथ हो। तो जो मैच्योर एज कंप्लीट हो जाए किसी की, यानी 60 साल एक एवरेज मानी जाती है इंडिया में, तो 60 साल के बाद ही लोग मरे, तो डेथ रेट एक तरह से मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाए या कंट्रोल हो जाए फुल्ली। और जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा हो, तो बर्थ रेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो और डेथ रेट कंट्रोल हो जाए, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है किसी भी कंट्री में कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, उस पार्टिकुलर फेज को या टाइम पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज आपका यूपी की कॉन्टेक्स्ट में 1951 से शुरू होता है, 2001 तक चलता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1951 से लेके 1981 तक चलता है। यानी कि 1951 से 1981 अगर इंडिया की बात करते हैं, बट हम यहां यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपी में हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब से स्टार्ट होता है? आपका 1951 से स्टार्ट होता है। 1951 से स्टार्ट होता है और 2001 तक पॉपुलेशन, ये जो फेज है, ये फेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस। पहला पॉइंट क्या है कि कम्युनिटी सर्विसेज बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चलाई गई। इंक्रीज डेवलपमेंट वर्क, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किए गए थे गवर्नमेंट के, क्योंकि आजादी मिल चुकी थी। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे या कम्युनिटी वर्क पे गवर्नमेंट काम करने लगी थी। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इस बीच में। एक्सोडस इन माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेटल्ड इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। एक्सोडस इन माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेटल्ड इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं।
देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए जिसके कारण क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और दूसरे नंबर पे बंटवारे के समय क्या देखा गया कि काफी ज्यादा में लोग, इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, और ये इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन होता रहा। फाइनली ऑल ओवर मिला करके उधर के लोग इधर ज्यादा आए, ठीक है, ऐसा समझिए। तो वो जो उधर से लोग आए इंडिया में, तो मेनली जो पाकिस्तान, जो पंजाब वाला बेल्ट है, क्या है, पाकिस्तान पंजाब, यहां से जो माइग्रेंट्स आए थे 1947 के बाद, उन माइग्रेंट्स को कहां पे सेटल कराया गया था? माइग्रेंट्स वेयर सेटल्ड इन तराई रीजन। और ये जो तराई रीजन से तात्पर्य क्या है कि फुट हिल ऑफ हिमालय, जैसे कि आपका रामपुर, बिजनौर, उसके अलावा आपका ये बरेली, और आपका ये क्या कहते हैं शाहजहांपुर, और ये पीलीभीत, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में आप जाएंगे, जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, उधर उत्तराखंड से या नेपाल से बॉर्डर करते हैं, तो इन बॉर्डरिंग एरियाज पे, या उत्तराखंड से बॉर्डर या नेपाल, तो वहां पे बहुत सारे झाड़ झंखाड़ हुआ करते थे, यानी कि बैरन लैंड थी, बहुत बड़े एरिया में जंगल टाइप जमीनें हुआ करती थी, झाड़ियां हुआ करती थी, अनडुलेटेड सरफेस थे, प्लेन एरियाज नहीं थे, एग्रीकल्चर की लायक जमीनें नहीं थी, तो उन जमीनों की कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। तो नेहरू जी ने क्या किया, ये जो तराई बेल्ट है, यानी झाड़ झंखाड़ वाला एरिया, यहाँ पे जो पाकिस्तान के पंजाब के प्रोविंस से लोग आए थे, उनको ला करके यहीं पे बसा दिया था बहुत भारी मात्रा में। तो जिसके कारण यूपी की जनसंख्या, हम क्या देखते हैं, एक्सोडस इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब बाहर से लोग यूपी में आए, और कहां से आए थे, ये आपका फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब से आए थे, और कहां पे सेटल किया गया था, तराई बेल्ट में, जो यूपी का पड़ता है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम बताया। उसके बाद 1971 में भी, 1971 में जो बांग्लादेश बनाया गया, बांग्लादेश, यहां से भी काफी ज्यादा माइग्रेंट्स को ला करके बसाया गया था आपका पीलीभीत में, पीलीभीत, ठीक है, या पीलीभीत जो भी कह लीजिए, है ना, पीलीभीत में ला करके इनको बसाया गया। पीलीभीत में कहां ला करके बसाया गया था? पीलीभीत ये भी एक तरह से वही वाला बेल्ट है, ठीक है, तो तराई वाला बेल्ट ही है। तो तराई वाले बेल्ट में यहाँ पे ला करके, जो बांग्लादेश से 71 के बाद, या कुछ उस टाइम के भी रहे होंगे, ला करके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और आपका इस तरह के जो एरियाज हैं, वहां पे कुछ ऐसी कॉलोनीज भी हैं, मुझे लगता है रामपुर और गदरपुर, रुद्रपुर, जो ये बेल्ट है, हो सकता है कुछ एरिया उत्तराखंड में चला गया हो, तो वहां पे बंगालियों के नाम से कॉलोनीज भी हैं, अलग अलग ऐसे टाउन्स में आप देखेंगे, ठीक है। तो ये पीलीभीत में बसाया गया, और ये एक तरह से यही कारण है कि यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कब? एक्सोडस माइग्रेशन के कारण, एक्सोडस इन माइग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये दो फैक्टर के कारण हम क्या देखते हैं, इसको आप एग्जांपल के तौर पे या केस स्टडी के तौर पे नोट्स करेंगे। पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन। नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर का जो फेज है, इस फेज में हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो हो रहा है, बट आपका डिक्लाइनिंग के साथ, यानी ग्रोथ रेट का जो पेस है, स्टेप है, वो स्लो हो गया। ये फेज आपका 2001 से लेकर के 2011 एंड ऑनवर्ड, और इसके आगे क्या लिखा जाएगा? एंड ऑनवर्ड, ठीक है। इस वाले फेज को हम क्या देखते हैं कि 2001 से शुरू होता है, और 2011 ये सेंसस तो हो ही चुका है, एंड ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब इसके बाद भी यही फेज चलता रहेगा, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन। डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन का मतलब कि अब ग्रोथ रेट आपका स्लो हो गया है, ठीक है। ग्रोथ रेट तो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट ग्रोथ रेट स्लो है। ग्रोथ रेट इज स्लोइंग डाउन। पहला पॉइंट मैंने ये मेंशन किया, ग्रोथ रेट एक तरह से अब हमारे यहां स्लो होने लगा। बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड। दूसरा पॉइंट वही है कि बर्थ रेट गर्चे अलग बात है कि इंक्रीज हो रहा है, बट डिक्लाइनिंग साइन, डिक्लाइनिंग का मतलब कि कम ग्रोथ रेट हो रहा है। डेथ रेट कांस्टेंट, यहां पे डेथ रेट कांस्टेंट है,
बट बर्थ रेट अभी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, बट बर्थ रेट का जो बढ़ने का जो पेसिंग है वो स्लो है इसके मुकाबले में। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला था इसमें तो बर्थ रेट बहुत हाई था। अब जैसे मान के चलिए कि 2021 इसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी, टोटल फर्टिलिटी रेट यूपी की वो अप्रोक्सीमेट थी 2.7। टोटल फर्टिलिटी रेट यूपी की 2021 में कितनी थी? 2.7 थी। यही आज के समय पे मुझे लगता है कि 2024 चल रहा है, इस टाइम पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2.1 हो चुकी है। टोटल फर्टिलिटी रेट से मतलब कि एक महिला जो रिप्रोडक्टिव एज की है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब कि जिसकी एज 18 साल से लेकर के 45 साल की एज जो होती है रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी जहां पे प्रेगनेंसी हो सके, बच्चे पैदा कर किए जा सके आसानी से, ठीक है, तो उस एज को क्या कहते हैं? उस एज ग्रुप को रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव एज की महिला अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे उससे पैदा होते हैं उसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो पूरी इंडिया की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर जो कि 2019 से 21 के बारे में था, उसमें हमने 2.0 अचीव कर लिया था, ठीक है। बट यूपी अभी एक तरह से पीछे है, तो 2021 में हमारे पास 2.7 था, इसीलिए यूपी की गवर्नमेंट ने 2021 में एक पॉपुलेशन पॉलिसी लाई थी 10 सालों के लिए, 21 से लेकर 30-31 तक लमसम 10 सालों के लिए। और उस पॉपुलेशन पॉलिसी में ये टोटल फर्टिलिटी को डिसाइड किया गया था कि 1.7 की कितना लेकर के आना है, ठीक है, 30 से 31 तक आते आते 30 तक। और अभी एट ए टाइम लमसम यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट अलग अलग सोर्सेस से जो सर्वे के मुताबिक 2.1 पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 3 फेज हो गया। नंबर 1 पे जो है पॉपुलेशन निगेटिव ग्रोथ रेट था, पहला फेज। दूसरा फेज आपका स्टेडी ग्रोथ रेट था। तीसरा फेज आपका रैपिड हाई ग्रोथ रेट यानी जिसको एक्सप्लोजन वाला फेज बोला गया। चौथे नंबर पे पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट विद डिफिनिट साइन ऑफ स्लो डाउन। ये 3 फेजेस थे, इन तीनों फेजेस को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं इसी में कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है उत्तर प्रदेश में। यूपी का जो पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है। देखिए नंबर 1 पे पॉइंट जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और यूपी में मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर सारे जोड़े जाएंगे तो ऑलरेडी ये PYQ में ही सब है, ठीक है। कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण क्या है यूपी में। हम खाली यूपी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड जो भी कस्टम, कल्चर, रीट्स, रिवाज, जितने भी समस्याएं हैं उसको हम कहीं ना कहीं यहां पे ला करके कोट करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ ये हमारा एक तरह से नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण क्या है यूपी में। तो इसी पॉइंट्स को हम देखते हैं। कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश। यूपी में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण पहले नंबर पे जो कारण है वो कल्चरल एंड पैट्रियार्कल फैक्टर है। कल्चरल यानी कि कल्चर से रिलेटेड फैक्टर्स एंड पैट्रियार्कल फैक्टर। पैट्रियार्कल फैक्टर का मतलब पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान, ठीक है। तो कल्चरल एंड पैट्रियार्कल फैक्टर ये नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तीसरे नंबर में टोटल बेस रेट एंड मैटरनल एंड टोटल फर्टिलिटी रेट तीसरे नंबर पे है। तो ये 3 या 4 मेजर फैक्टर्स हैं। अब सीक्वेंस वाइज कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे हम देखते हैं कि कल्चरल एंड पैट्रियार्कल फैक्टर। क्या फैक्टर्स हैं जो कि कल्चर से संबंधित हैं और उसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। कल्चर से संबंध यहाँ पे कस्टम हो गया, आपका टैबूस हो गए, नॉर्म्स, मोर्स, ये सारे के सारे कल्चर में आ जाते हैं। उसके अलावा रिलीजन भी कहीं ना कहीं कल्चर का ही एक तरह से हिस्सा है। कल्चर को क्या है,
हम ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट में देखते हैं तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं कल्चर में आ जाता है, क्योंकि कल्चर का मतलब क्या होता है, जो भी प्रैक्टिसेस आप सोसाइटी में चला रहे हो सदियों से और सालों दर साल, और आपकी आने वाली जनरेशन लीगेसी को एक तरह से फॉलो करती चली जाए, तो रिलीजन भी इसी का ही हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 पे क्या है, वीमेन स्टेटस। वीमेन स्टेटस का मतलब कि वीमेन का स्टेटस लो है, तो लो वीमेन स्टेटस है। लो वीमेन स्टेटस यानी महिलाओं का जो एक तरह से स्थान है समाज में, वो लो दिया जाता है, उनको उतनी अहमियत या महत्व नहीं दी जाती है, समाज उनको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करता जितने की वो हकदार हैं। लेक ऑफ प्रोडक्टिव राइट, लेक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट। रिप्रोडक्टिव का मतलब कि बच्चा जनने से संबंधित जो भी अधिकार हैं, क्या वो महिलाओं को दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं, तो अपने यहां समाज में नहीं मिलते हैं। बच्चे से रिलेटेड जो भी अधिकार है वो पुरुष, या एक तरह से पैट्रियार्कल समाज होने के कारण पुरुष ही डिसाइड करता है, या अगर वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो फैमिली मेंबर जो डिसाइड करते हैं कि आपको यानी इस पार्टिकुलर महिला को इस टाइम पे या एक तरह से कॉन्सेप्शन कब करना है कब नहीं करना है। कॉन्सेप्शन मतलब बच्चा पैदा करने के लिए प्रेगनेंसी पे कब जाना है कब नहीं जाना है, तो ये चॉइस एक तरह से उसके पास नहीं होता, ये फैमिली मेंबर्स या एक तरह से हस्बैंड या मेल काउंटर पार्ट ही फैमिली के डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन। एक तो नॉर्मल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो फीमेल की लिटरेसी उत्तर प्रदेश में कितनी है, लमसम 65% है। वहीं पे नॉर्मल जो यूजुअल लिटरेसी 67% है, तो 2 से 3% फीमेल की लिटरेसी भी कम है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। ठीक है, उसके अलावा अवेयरनेस, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है उसके बारे में भी महिलाओं के पास अवेयरनेस नहीं है। और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव यानी कि जो आपका प्रजनन यानी कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बच्चा जच्चा पैदा करना और उससे संबंध जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी उनके पास अवेयरनेस या जानकारी नहीं है। ये हो गया आपका नेक्स्ट अवेयरनेस। लो वीमेन लिटरेसी, वीमेन लिटरेसी भी लो है, यानी वीमेन का जो एजुकेशन है लिटरेसी है उनका जो लो इनकम, लो इनकम का मतलब कि महिलाओं के पास इनकम का सोर्स कम है, महिलाओं का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन भी लो है, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पाती, फैमिली के मेंबर ही उनके ऊपर डिसीजन इंपोज करते हैं। ये कस्टम और कल्चर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं या पैट्रियार्की से, मैं उसी के बारे में यूपी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यूनिवर्सल मैरिज, यूनिवर्सल मैरिज की प्रैक्टिसेस आप देखेंगे यूपी में कॉमन है, कि यानी कि फैमिली है, फैमिली में एक सर्टेन एज होता है, एक एज के बाद चाहे मेल हो चाहे फीमेल है उसकी शादी होनी ही होनी है, वरना समाज उसको नकार देगा, समाज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और हर हाल में शादी करनी है। तो ये यूनिवर्सल मैरिज भी एक तरह से बहुत बड़ा फैक्टर्स है, शादी उसको करनी ही करनी है, चाहे वो अपने चॉइस से करे या फैमिली मेंबर से। तो जब शादी करेगा तो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा होंगे ही। तो यूनिवर्सल मैरिज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कल्चरल फैक्टर्स में ही आएगा। अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगहों में बहुत सारे पार्टिकुलर रिलीजन में भी एक तरह से प्रोमोलगेटर्स हैं, प्रोमोलगेटेड मतलब प्रिवेलेंट्स हैं। और अर्ली मैरिजेस पे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, बहुत सारा मतलब लगाम भी लगाया, किसी हद तक कंट्रोल तो हो गया, बट आज भी उस लेवल का कहीं ना कहीं केसेस आ ही जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का मतलब कि जो फीमेल है उसको इतना अधिकार नहीं मिलता फैमिली में जिस लेवल का मिलना चाहिए, सारा का सारा डिसीजन फैमिली के जो बड़े बूढ़े होते हैं वही करते हैं। डिजायर फॉर बॉय चाइल्ड, सन मेटा प्रेफरेंस, जो डिजायर फॉर बॉय चाइल्ड या सन मेटा प्रेफरेंस, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सन मेटा प्रेफरेंस या डिजायर फॉर बॉय चाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि प्री कॉन्सेप्शन, प्री नटल एंड प्री कॉन्सेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आया 1994 की कब का एक्ट है, उसके मुताबिक आप बच्चे का सेक्स के लिए एक तरह से डायग्नोस्टिक नहीं करवा सकते, पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि अबॉर्शन करवा दें। ठीक है, तो बच्चे का सेक्स सिलेक्शन के लिए, सेक्स सिलेक्शन का मतलब कि मेल चाइल्ड की पैदावार को बढ़ाने के लिए या फैमिली के मेंबर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल चाइल्ड पैदा हो, इसके लिए वो क्या है अबॉर्शन करवाते हैं। अगर गर्ल्स चाइल्ड होती है तो उसके लिए एक एक्ट आया था,
उसका नाम है PNPT करके क्या था कि प्री नटल एंड प्री कॉन्सेप्शन, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक था। तो उस एक्ट के मुताबिक बैन कर दिया गया। जब बैन कर दिया गया तो लोगों ने क्या चॉइस किया कि जब तक फैमिली में कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता, कोई भी मैरिड कपल है, अगर उसको बच्चा जब तक नहीं पैदा होता तब तक वो अपनी जनरेशन या रिप्रोडक्शन एक तरह से जारी रखता है, ठीक है। और जब वो रिप्रोडक्शन जारी रखता है, जब उसको मेल यानी कि बॉय चाइल्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि बॉय चाइल्ड की समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एक तरह से प्रीफरेंस, सन मेटा प्रेफरेंस, मतलब कि जब तक बेटा नहीं पैदा होता है तब तक वो बेटियां पैदा करता रहता है, लड़की पैदा करता रहता है, बेटे की तलाश में, बेटे के सर्च में, बेटे की आकांक्षा में, कि बेटा जब तक पैदा नहीं हो जाएगा तब तक वो बेटियां पैदा करता है। तो पता चलता है कि 5 बेटियां पैदा हो गई, उसके बाद छठे नंबर पे एक बेटा पैदा हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन के बढ़ाने का, ठीक है, बढ़ने का। तो ये सन मेटा फैक्ट प्रेफरेंस यानी कि बेटे की चॉइस लोगों को क्यों होती है यूपी के समाज में या इंडिया के भी समाज में, उसके कारण है। नंबर 1 पे जो ये बेटा होता है, ये क्या है कि जो एक तरह से कैराइन फैमिली नेम, ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चे क्या है कि बच्चे कैराइन फैमिली नेम। आपने देखा होगा एक गाना आया था कि बेटा बड़ा होके नाम करेगा, पापा कहते हैं कि बेटा बड़ा होके नाम करेगा, तो बेटी बड़ा होके नाम क्यों नहीं करेगी, एक समस्या है। तो बेटी नहीं करेगी, ये बेटा बड़ा होके नाम करेगा। तो कैराइन फैमिली नेम यानी कि फैमिली के नाम को रोशन करना, फैमिली के नाम को उज्जवल करना, ये कौन करेगा, ये बेटा ही करेगा। ये समाज का एक परसेप्शन है, इसीलिए बेटे का चॉइस यानी कि बॉय, लड़के का चॉइस ही होता है फैमिली का। एक पॉइंट। दूसरे नंबर पे बेटा कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेड विनर या एक तरह से ब्रेड अर्नर। ब्रेड अर्नर का मतलब कि रोटी कमाने का एक तरह से ये साधन बन सकता है बेटा, लड़का। लड़की नहीं बन सकती, इसीलिए लोग बेटे को प्रीफर करते हैं इंडियन समाज में या यूपी के समाज में। उसके अलावा जो मतलब कि फैमिली लीनेज, उसको भी लोग सोचते हैं कि कंटिन्यू करना, बढ़ाना, कंटिन्यू फैमिली लीनेज। फैमिली लीनेज को कंटिन्यू करने का मतलब कि जो बेटी है वो पराये का धन है। क्या है, पराये का धन। एक मतलब इंडियन समाज की एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो नॉवेलों से मैंने पढ़ा, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या क्या चीजें होती है। तो मैंने इतने जितने भी लिटरेचर्स हैं 3-4 लैंग्वेज के, मैंने सारे लिटरेचर के नॉवेल्स को पढ़ डाले, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो भी है मुझे आती हैं, कम से कम 5-6 लैंग्वेज में जानता हूँ। तो उसके मैंने नॉवेल्स भी पढ़ डाले। तो कंटिन्यू फैमिली लीनेज, ठीक है। तो फैमिली लीनेज का मतलब कि जो बेटी है वो पराये का धन है, वो इंडियन समाज में पढ़ा, तो कहीं नॉवल में मैंने पढ़ा था। तो पराये का धन का मतलब कि वो एक पार्टिकुलर मैच्योरिटी एज के बाद उसकी शादी हो जाएगी और वो उसके साथ चली जाएगी, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ उसके मतलब कि घर। तो यहाँ पे फैमिली की जो जनरेशन है, लीनेज यानी कि लीगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा, तो ये बेटा जो रहेगा वही फैमिली की नाम को या उसके लीनेज को, उसकी लीगेसी को कंटिन्यू करेगा। लीनेज का मतलब समझिए लीगेसी थोड़ी देर के लिए। तो ये जो वंशज को कौन बढ़ाएगा, बेटा ही बढ़ाएगा। कंटिन्यू फैमिली लीनेज मतलब कि फैमिली का जो वंशज है वो बेटी से नहीं बढ़ता है इंडियन समाज में। तो इंडियन समाज में ये बेटे के कारण बढ़ता है, इसीलिए लोग बेटा का प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे तो फैक्टर हो गया। और सपोर्ट इन ओल्ड एज मतलब कि बूढ़े का लठिया, ऐसे कुछ बोलते हैं गांव के देहात में शायद, कि बूढ़े की लठिया, ये जो बेटा है वो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में काम आ जाएगा, ठीक है, बुढ़ापे में बेटा कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और गर्ल्स के साथ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, देखिए इंडियन समाज के हिसाब से जो परसेप्शन है समाज का, समाज के हिसाब से जो नेगेटिव पॉइंट समाज मानती है उसकी मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो डॉटर के पॉइंट से नंबर 1 पे क्या है कि अगर डॉटर पैदा होती है तो उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर पहले पॉइंट आ जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर सिंस बर्थ अप टू मैरिज क्या है,
सिंस बर्थ अप टू मैरिज, यानी कि पैदावार से लेकर के शादी हो जाने तक इसको सेफ्टी सिक्योरिटी ये एक समस्या है। उसके अलावा डॉटर कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज में कंसीडर होती है इंडियन समाज के हिसाब से। लाइबिलिटीज का मतलब कि अगर एजुकेशन कॉस्ट, अगर लड़की पढ़ाई करेगी, जॉब्स करेगी, तो वो जो पैसा कमाएगी तो अपने यहाँ उनको देगी, हस्बैंड को देगी, हस्बैंड के घर वालों को, तो एजुकेशन का सारा पैसा उनके माँ बाप का बर्बाद हो जाएगा। ये इंडिया के समाज का परसेप्शन में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं। उसके अलावा डॉरी यानी मैरिज, डॉरी कॉस्ट, डॉरी की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा, इतनी लंबी, इतनी हाई डिमांड्स होते हैं, जिसके कारण क्या है कि लोग इसको लायबिलिटी समझते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं और ये आपका यहाँ पे इनको पॉजिटिव दिखता है समाज को, इसीलिए सन मेटा प्रेफरेंस और डॉटर एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट समझी जाती है, और ये आपका फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, हम यहाँ पे पहुंचे थे कि आपका डिजायर फॉर बॉय चाइल्ड, तो डिजायर फॉर बॉय चाइल्ड में सन मेटा प्रेफरेंस एंड किड्स आर कंसीडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड का मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसको ये समझते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है, ठीक है। बच्चों को क्या मानते हैं कि ये तो भगवान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक परसेप्शन है समाज का, इसी वजह से एक तरह से कल्चरल फैक्टर्स में सारे के सारे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचर एसेट फॉर पुअर फैमिली। फ्यूचर एसेट फॉर पुअर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए कि जो पुअर फैमिलीज होती है वो इनका खाली एक ही कैलकुलेशन होता है कि अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं तो 5 दूनी 10 हैंड हो जाएंगे, तो 10 हाथ मिल करके जितना कमाएंगे उतना एक बच्चा नहीं कमा सकता। और हमारे बुढ़ापे में 10 में से अगर 1,000 देंगे सारे बच्चे तो हमारे पास 10,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से या 2,000 देंगे 5 बच्चे तो 10,000 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर एसेट फॉर पुअर फैमिली, पुअर फैमिलीज के लिए फ्यूचर एसेट है, यानी अर्निंग के तौर पे इसको सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा लंबी फैमिली होगी तो हमारी स्ट्रेंथ होगी, हमारे पास इनकम का साधन बढ़ेगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कॉजेस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। ये कल्चरल एंड रिप्रोडक्ट, ये आपका पैट्रियार्कल फैक्टर नंबर 1 पे हो गया। दूसरे नंबर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। दूसरा फैक्टर हम क्या देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आपसे। देखिए ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नंबर 1 में आपका जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका बढ़ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से तात्पर्य क्या है कि वो बच्चे या वो बेबीज जिनकी आयु 1 साल या उससे कम है और वो एक्सपायर कर जाए। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो 1 साल या उससे कम एज के जो बच्चे हैं अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं, कितने में, 1,000 बच्चों में, 1,000 जो लाइव बर्थ होता है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की एज या उससे पहले एक्सपायर कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज आल्सो हाई इन उत्तर प्रदेश। यूपी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लमसम 30 से 35 रह रहा है आजकल। 30 to 35 जो है आपका, यानी कि बच्चे मर जाते हैं जो कि 1 साल की एज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कितने लाइव बर्थ में, 1,000 बच्चों में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज स्टिल हाई इन यूपी। क्यों कारण है, ये सिंबल है आपका हाई का, हमने बताया था ये इंक्रीजिंग या हाई। अर्ली मैरिजेस, एक तो मैरिज यानी कि लड़कियों की शादियां बहुत अर्ली टाइम पे कर दी जाती है, तो उनको उनकी एक तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है कि वो कंसेप्शन कर पाए। कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी के लिए उनकी बॉडी उतनी प्रिपेयर नहीं होती है, और अर्ली मैरिज के कारण फिर वो बच्चे मर जाते हैं। तो अर्ली मैरिज होने के कारण
जो लड़कियां होती हैं एक तरह से कम एज पे उनकी शादी हो जाती है और उनकी इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो कॉन्सेप्शन या एक तरह से प्रेगनेंसी को उनकी बॉडी सपोर्ट कर पाए, जिसकी वजह से उनके डेथ हो जाते हैं। लेक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरे नंबर में हेल्थ सर्विसेज कहीं ना कहीं एक इशू है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक तरह से स्कीमें चलाई, बहुत सारे कार्य किए हेल्थ से रिलेटेड, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी के एक तरह से केसेस देखे जाते हैं। तो लेक ऑफ हेल्थ सर्विसेज में एक इशू है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन का मतलब पॉवर्टी है, लोगों के पास उतने साधन नहीं होते हैं, लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने से बच्चा हो या जच्चा यानी कि जो फीमेल यानी कि मदर और चाइल्ड दोनों न्यूट्रिशन की एक तरह से माल नरिश का शिकार होते हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी भरपाई करने के लिए ये कारण हो गए सारे इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट के। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या है, ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी occurred because high birth rate is considered, because the high birth rate is considered the mechanism of to hedge risk, ड्यू टू इन्फेंट, है ना, ड्यू टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या हेज रिस्क टू IMR। ठीक है, देखिए, ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों का कारण क्या है ज्यादा होने का, यानी 1 साल की एज पहुंचने से पहले जो बच्चों का मृत्यु दर ज्यादा है उसका कारण क्या है, ये सारे कारण है। एक तो महिला जो है मैच्योर नहीं होती है, उसकी शादी हो जाती है। दूसरे नंबर में जो है आपके पास हेल्थ की सर्विसेज नहीं है, जो आपके बच्चे की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो समस्याएं आती हैं उसके हेल्थ के लिए, इलाज के लिए, दवाइयों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माल नरिश वाली समस्या है, जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई है यूपी में। तब ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी अकर्ड, इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जब मरेंगे तो उसी लेवल पे फ्रीक्वेंटली एक तरह से कहेंगे कि प्रेगनेंसी भी देखी जाएगी। जब प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज द हाई बर्थ रेट इज कंसिडर्ड द मैकेनिज्म टू हेज रिस्क ऑफ IMR। ठीक है, टू हेज रिस्क ऑफ IMR मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसके रिस्क को शेल्टर के तौर पर रोकने के लिए, यानी उसकी समस्या से बचने के लिए जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ही ज्यादा बच्चे एक तरह से जब मरेंगे तो उतने ही ज्यादा लोग बच्चे पैदा करेंगे। जब बच्चे ज्यादा मरेंगे तो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, और जब बच्चे एक तरह से कांस्टेंट हो जाए, स्टेबल हो जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि नहीं कि अब बच्चे की डेथ रेट स्टेबल हो गई, नहीं मरेंगे, तो लोग बच्चे पैदा करना कम कर देंगे। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं एक तरह से हेज का काम करती है। हेज रिस्क का मतलब कि रुकावट बनना, कहीं ना कहीं किसी चीज को शेल्टर के तौर पे काम करना। ठीक है, तो डेथ रेट ज्यादा है इन्फेंट का, इसी कारण प्रेगनेंसी का रेट ज्यादा है। बच्चों का डेथ रेट ज्यादा होने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी या बच्चे पैदा होते हैं, ये एक फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लार्ज रिप्रोडक्टिव एज बेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे क्या है, लार्ज रिप्रोडक्टिव एज बेस एंड टोटल
फर्टिलिटी रेट, ये भी एक फैक्टर है। लार्ज रिप्रोडक्टिव एज बेस का मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो यूपी में इस टाइम बहुत ज्यादा है। अब एग्जैक्टली मैं डेटा तो नहीं बता सकता, बट ये जो आपका वर्किंग एज ग्रुप है यूपी में, वर्किंग एज ग्रुप यूपी में, उसकी जनसंख्या लमसम आपका 63 से लेकर के या 62 से लेकर के 66%। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब कि जिनकी एज कितनी है आपका 15 साल से लेकर के 59 साल, 15 साल से लेकर के 59 साल के एज ग्रुप के लोगों की जनसंख्या यूपी में कितनी है? 60 से 65% लोग यूपी में 15 साल से लेकर के 59 साल के एज के ग्रुप हैं। इसी रेशियो में महिलाओं की भी जनसंख्या होगी, फीमेल की भी जनसंख्या है। तो जब फीमेल का जो ये एज ग्रुप है किसका? रिप्रोडक्टिव एज बेस। रिप्रोडक्टिव एज बेस का मतलब कि जो बच्चा पैदा करने वाला एज है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैं मेंशन कर दूं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है? जब यानी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है किसी को 18 साल से शादी का, मैरिज का अलाउ होता है, तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक ये आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है ये बहुत ही हाई लेवल पे है, इज आल्सो हाई। एक तो बहुत बड़ी जनसंख्या यूपी की है, और जब इतनी बड़ी जनसंख्या में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो शेयर है टोटल जनसंख्या में वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसका शेयर जब ज्यादा रहेगा इस एज ग्रुप का, और यही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ही कहीं ना कहीं कारण है, फैक्टर है ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने का, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। उसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब मैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे जनती है या पैदा करती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में, जब ये आपका नया वो आया था, क्या कहते हैं आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो 2019 से 21 तक था 5वें नंबर वाला, उसमें 2.7 हुआ करता था टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में। आज के समय में यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट लमसम 2.1 पहुंच चुका है। इंडिया का कितना है? 2.0 है। इंडिया का कितना है? 2.0, और टारगेट कितना है? 2.1 पे हर हालत में या उससे कम लाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत हाई है। इसके ज्यादा होने के कारण बर्थ एक तरह से ज्यादा होगा, ठीक है। बर्थ रेट इज आल्सो हाई, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना ही ज्यादा आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होगा, इस एज ग्रुप की महिलाएं ज्यादा हैं, यानी ये मैंने बताया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये भी ज्यादा है। उसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन एक तरह से इनहेंसमेंट है। जबकि इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इंडिया का क्या है? ये आपका इंडिया वाला कंडीशन 2.0 पे आ चुका है, ठीक है। या 2.1 एक तरह से इंडिया का टारगेट था कि उतने पे लाना है हमको, तो इंडिया लेवल पे तो 2.0 आ चुका है, बट स्टेट लेवल पे अभी नहीं आ पाया है, ठीक है। तो स्टेट लेवल का भी टारगेट है, यूपी का टारगेट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, ठीक है। और एक आध पॉइंट हो सकता है और मेंशन हो इसमें कहीं, तो मैं उसको भी देख लेता हूं। अच्छा, ये 2.3 है। मैंने कहीं से अप्रोक्सीमेट डेटा एक उठाया कहीं से, एक नया सर्वे जो एजेंसी यानी एनजीओ करती रहती हैं, एनजीओ वगैरह या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये डेटा है कि लमसम ये यूपी का है। कितना है? ये यूपी का है टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट ये यूपी का है। तो इस तरह से एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए एक सॉल्यूशन क्या है कि डिले किया जाए मैरिज में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये एक तरह से यही है कि डिले किया जाए मैरिज, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे टाइम स्पेसिंग बिटवीन द 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। एक तो ये फैक्टर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
फीमेल का स्टेटस, ये जो समस्या थी इसके स्टेटस से रिलेटेड आपको जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारी मानसिकता है। इसी में एक पॉइंट्स आपको और मेंशन करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे वेस्ट यूपी में आप देखेंगे कि खाप पंचायत का कॉन्सेप्ट होता है, तो फीमेल्स की जो राइट्स है उसकी स्टेटस कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर बनता है। तो खाप पंचायत यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, खाप पंचायत, जो कि इसी का ही हिस्सा है। ये जो आपका पैट्रियार्कल फैक्टर है इसी में ही आएगा खाप पंचायत फैक्टर भी, या जॉइंट फैमिली सिस्टम, या कम्युनिटी बेस्ड जो पुलिसिंग, एक तरह से मोरल पुलिसिंग, कम्युनिटी बेस्ड मोरल पुलिसिंग को हम क्या कहेंगे, खाप पंचायत। तो कम्युनिटी अपने लेवल पे बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जो कि कहीं ना कहीं किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको डिस्कार्ड किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। इसका एक सॉल्यूशन यही है कि लेट मैरिज किया जाए, है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट मैरिजेस, एक तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अर्ली मैरिजेस फैक्टर था। उसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ तो दूसरे बच्चे पैदा करने के लिए 3 साल 4 साल 5 साल का गैप किया जाए कम से कम, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। उसके अलावा जो वीमेंस की जो राइट्स हैं, वीमेन की स्टेटस से रिलेटेड जितने भी हैं इसमें आपके सारे हो जाएंगे। नंबर 1 पे आपका एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन में इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उसके अलावा ये जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत लो लेवल पे है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेशन। अगर यूपी की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लमसम 32% है। कितना है यूपी में, 32% 2022-23 में था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो उसको भी बढ़ाया जाए। फीमेल एक तरह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेशन ये कितना था, 32% था। जहाँ पे इंडिया का लमसम में था आपका 37, तो यूपी का कितना था, 32% था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है एक्चुअल में, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे फीमेल मैंने जोड़ दिया, फीमेल पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 32 था यूपी में, तो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन और लॉज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। लॉज एंड रूल्स, ये भी स्ट्रिंजेंट लॉज एंड रूल अप्लाई होने चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं निर्भया वाले कांड से रिलेटेड, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और निर्भया जो फंड है उसके पैसे भी यूटिलाइज नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे मिशन शक्ति नाम से महिलाओं के उसके लिए उद्धार के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसी कड़ी में हमारी जो अगली क्लास होगी वो पॉपुलेशन से रिलेटेड ही, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए या पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर उठाए हैं और क्या क्या मेजर उठाए जाने चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो इन दोनों पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।